हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इलेक्ट्रोथेरेपी। सो इलेक्ट्रोथेरेपी फिजियोथेरेपी का इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड सब्जेक्ट है क्योंकि यही हमारा बेस है, यही हमारा रिहैबिलिटेशन में ट्रीटमेंट प्लान होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी, राइट। अब देखो, हर कॉलेज में ना अलग अलग ईयर में आपको इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ाई जाती है। किन्हीं कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर से इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और किसी किसी कॉलेज में सेकेंड ईयर से इलेक्ट्रोथेरेपी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया जाता है, राइट। सो ये वेरी कर सकता है कि कौन किस टाइम पे पढ़ना शुरू कर रहा है, बट मोर और लेस जो आपका सिलेबस रहता है ना, ऊपर नीचे करके वो एक ही रहता है। सो इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत ही एक बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आपने टॉपिक वाइज इलेक्ट्रोथेरेपी के नोट्स बना के रख लिए हैं आपने, तो वो आपकी बिल्कुल नोट्स की कॉपी तैयार हो गई और आपको एज इट इज़ वही कॉपी पेस्ट करनी होती है अपने एग्जाम के अंदर। क्योंकि इलेक्ट्रोथेरेपी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत टू द पॉइंट होते हैं, घुमा फिरा के बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। सो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको एज इट इज़ उसका आंसर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रोथेरेपी के आप पहले से ही जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आने के, उनके नोट्स बना के एज इट इज़ रख लो, ताकि जब एग्जाम होगा तो आपको सिर्फ अपने नोट्स की रिविजन करनी है और जाके उन नोट्स को ही एज इट इज अपने एग्जाम में दिखाना है, रखाना है, ठीक है, बिल्कुल चेप देना है वहाँ पे। अगर इलेक्ट्रोथेरेपी का सिलेबस देखा जाए तो मोर और लेस कुछ 17-18 टॉपिक्स होते हैं जो हम सबको ही पढ़ने होते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। और इन्हीं 17-18 टॉपिक्स में से जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा एग्जाम है, वो आता है इन्हीं सारे सिलेबस में से, ठीक है, जो 17-18 टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे टॉपिक्स के नाम बता दिए हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम हर टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में या डीपली जाके पढ़े। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें पढ़ने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन सी मोडालिटी कहाँ यूज करी जाती है, कैसे यूज करी जाती है, कब दी जाती है, कैसे दी जाती है। बट सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे कुछ अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, उनको जरूर से पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो एग्जामिनर है वो आपको क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करके देगा, ठीक है। कई बार टू द पॉइंट में पूछ लेता है, जैसे कि एग्जाम्पल की एक्सप्लेन SWD, और कई बार ना वो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी देता है, होता उसका आंसर बिल्कुल सेम है जो आप लिखोगे व्हाट इज SWD में, बट पूछा ऐसे जाएगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि SWD ही है या फिर कोई और मोडालिटी है, राइट। सो आप जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा दूंगी। तो आप जो अपना सिलेबस है वो हाथ में लेके बैठना और जो मैं टॉपिक्स बोलती जा रही हूँ आपको, उनको आप टिक करते रहना और उनके आगे लिखते रहना कि कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ ना, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किए हैं। सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर देखे हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के, और उन्हीं के बेसिस पे जो एक रेपिटेटिव पैटर्न मुझे देखने को मिला है, उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे वो बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले सिलेबस में आता है आपका इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोथेरेपी, यानी कि शुरू के जो क्लेटन की बुक है, अगर आप वो देखोगे तो उसके शुरू के जो 1-2 चैप्टर है, जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टैट, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, लॉज डिफरेंट जो होते हैं, ओम्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं आपके इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोथेरेपी में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो इस सब्जेक्ट को, राइट। सो इस टॉपिक में से वैसे ज्यादा बड़े मार्क्स का 15-20 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। एक जो आपको यहाँ पे ज्यादा ढंग से पढ़ने की जरूरत है वो है ओम्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो लॉज एक बार याद कर लेना, क्योंकि ये जो लॉज है ना, ये 1 लाइनर में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन या स्टेट दिस लॉ। उसके अलावा जो आपको अच्छे से पढ़ना है इस वाले टॉपिक में, जो आपको अच्छे से पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक शॉक। सो इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आप मशीन्स का यूज कर रहे हो, आप करंट दे रहे हो पेशेंट को, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत बार रेपिटेटिवली पूछा जाता है। और इलेक्ट्रिक शॉक के साथ साथ कि आप उसका प्रिवेंशन कैसे करोगे कि जो इंसान है उसको शॉक ना लगे, प्लस अगर लग गया बाय चांस तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे दोगे, क्या आप फर्स्ट एड करोगे, क्या आप केयर करोगे उस टाइम पे। सो ये क्वेश्चन है डायरेक्टली आता है एग्जाम के अंदर। सो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोट्स में फ्रेम करके रख लेना, ताकि जब एग्जाम हो तो सीधा वहां पे जाके लिखा होगे। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द फैराडिक एंड द गैल्वेनिक करंट। सो फैराडिक और गैल्वेनिक करंट से, जो गैल्वेनिक करंट है उस पर सिर्फ शॉर्ट नोट ही देखने को आता है ज्यादातर केसेस के अंदर, यानी कि 5 या 4 नंबर का एक शॉर्ट नोट आ सकता है, और वो भी बहुत रेयर चांसेस हैं। तो इसको अगर सिर्फ सुपरफिशियली भी पढ़ के जाओगे तो इसका काम हो सकता है। जो फैराडिक करंट है, जो फैराडिज्म है, उसके अंदर आपको 2 टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, वो है फैराडिक फुटबाथ और फैराडिज्म अंडर प्रेशर। क्योंकि ना 4-5 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि एक्सप्लेन फैराडिक फुटबाथ या
एक्सप्लेन फैराडिज्म अंडर प्रेशर, तो वो पूरा फैराडिक करंट नहीं पूछता आपसे, सिर्फ ये 2 टेक्निक्स पूछ लेता है। सो फैराडिक करंट आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल में ना पढ़ पाओ, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो सिर्फ ये जो 2 पॉइंट्स हैं, जो 2 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कवर करके चले जाना। और अगर आपको फैराडिक में से क्वेश्चन आता है तो वो 10 नंबर तक का ही बनता है, वरना ज़्यादा फैराडिक करंट पूछा नहीं जाता है। इसमें सिर्फ ये 2 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, और ये आपको क्लेटन में भी मिल जाएंगे। अब हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की बात कर ही रहे हैं, तो हम IFT और टेंस को भी कैसे भूल सकते हैं, है ना। सो जो टेंस है, टेंस तो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। टेंस नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। सो टेंस में देखो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। टेंस क्या होता है, कौन से टाइप का करंट होता है इसके अंदर, इसके कितने टाइप्स हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, जिसमें आपकी पेन गेट थ्योरीज ऑफ पेन, मतलब जो पूरा वर्किंग मैकेनिज्म होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस का, बर्स्ट, कंटिन्यूअस, ये सारे जो इसके 4 टाइप्स होते हैं वो, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशंस, टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ आपको पढ़ के जानी है टेंस के अंदर। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, आपको ये शुरू से लेके आखिर तक पूरा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें से बड़ा 15-20 नंबर का क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपको। उसके बाद आता है IFT। सो IFT इज इंटरफेरेंशियल थेरेपी। सो IFT से वैसे एक बड़ा क्वेश्चन तो कभी नहीं बनता है, बट हाँ IFT की कुछ टर्म्स हैं जिनसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, कि आप एक्सप्लेन करो कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है जो हमें IFT में देखने को मिलती है, या फिर वेक्टर स्कैन क्या होता है, वेक्टर रोटेशन क्या होता है, वेक्टर डायपोल क्या होता है। सो ये सारे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं IFT के। और 4 नंबर में एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिफरेंशिएट करो बिटवीन टेंस एंड IFT, क्योंकि दोनों ही करंट दे रहे हैं, तो इनका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सो एक ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, बट इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट ज़्यादा IFT और टेंस में जो पूछा जाता है वो टेंस ही पूछा जाता है एज कम्पेयर टू IFT। सो IFT अगर एक बार सुपरफिशियली ये सारी टर्म्स भी देख जाओगे ना, तो आप इसको अटेंड कर लोगे अच्छे से। बाकी टेंस तो आपको शुरू से लेके आखिर तक पूरा अच्छे से पढ़ना ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है SD कर्व। सो SD कर्व इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो SD कर्व से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि SD कर्व आप कब यूज करते हो, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि पार्शियल डीनर्वेटेड नर्व का SD कर्व कैसा होता है, या फिर 1 या 2 नंबर में डायरेक्ट 1 लाइनर आते हैं, क्रोनैक्सी क्या होता है, रियो बेस क्या होता है। सो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सो SD कर्व वैसे बहुत आसान है, एक बार जस्ट रीड भी कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि SD कर्व क्या होता है और कैसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है इसकी, और कैसे आप इसको कंक्लूड करते हो, या फिर इसको आप देख के एनालिसिस कैसे करते हो कि जो आपकी नर्व है, मसल है, वो इनर्वेटेड है या डीनर्वेटेड है, राइट। सो SD कर्व भी जरूर से पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है। 5 से 10 नंबर के बीच में आपको SD कर्व का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। Then comes short wave diathermy and microwave diathermy, that is SWD and MWD. So SWD जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जानी है, शुरू से लेके आखिर तक सारी चीज़ें, कॉन्ट्राप्लेनर, कोप्लेनर, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स, इसके जो डिफरेंट मशीन्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जानी है SWD की। MWD की रही बात, तो MWD वैसे इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बहुत ही अगर आपकी किस्मत खराब है तो आ सकता है, वरना MWD इतना ना हम क्लिनिक में या अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, और ना ही इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो MWD को एक बार को अगर आप साइड में रख सकते हो, पहले अपना ये सारा सिलेबस पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है, टाइम बचा तो पढ़ लेना, वरना उसको छोड़ के भी जा सकते हो। Then comes the most important therapy which we use is the ultrasound therapy. So ultrasound therapy by heart, line by line अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें कपलिंग मीडिया क्या होता है, इसके थर्मल, नॉन थर्मल इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैविटेशन वगैरह आ जाता है उसके अंदर, मोड ऑफ एप्लीकेशन, टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 and 3 मेगाहर्ट्ज। सो ये सारी चीज़ें, जैसे टेंस आपको पढ़ना है ना बिल्कुल अच्छे से इन डिटेल जाके, ऐसे ही आपको अल्ट्रासाउंड पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल जाके, राइट, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स दी लेजर। सो लेजर थेरेपी वैसे तो एक इंपॉर्टेंट थेरेपी है, बट अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाए हो अब तक, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बता देती हूँ जो आपको लेजर में पढ़ने होते हैं। सो लेजर में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इसका प्रोडक्शन पे एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, या फिर टाइप्स ऑफ लेजर। सो ये 4-5 नंबर के क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ आपको, या फिर प्रोडक्शन ऑफ लेजर पूछ लेगा, या फिर टाइप्स ऑफ लेजर पूछ लेगा, ठीक है। सो यही 2-3 चीजें आती हैं इसके अंदर, या फिर ज्यादा से ज्यादा हो गया तो इंडिकेशन या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, राइट, इससे ज्यादा नहीं आता लेजर पे से। सो ये 3 टॉपिक्स अगर पढ़ लोगे लेजर के तो आपका काम हो जाएगा। और देखो इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन की तो मैं आपको बताती हूँ कि मोर और लेस सबका सेम ही रहता है, ठीक है। कुछ होता है कि हाँ इस वाली थेरेपी में ये इंडिकेशन टॉप पे आ जाती है, और किसी दूसरी थेरेपी पे वही इंडिकेशन थोड़ा नीचे चली जाती है, ठीक है। यानी कि दे आप सब में सकते हो सारी चीज़ें, बट कौन सी चीज़ कौन सी कंडीशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है उसके हिसाब से आपको इंडिकेशंस लिखने होते हैं।
सो यहाँ पे मैं आपको अपनी पर्सनल टिप भी देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिख रहे हो तो ये तो हम सभी करते हैं कि सारे इंडिकेशन सब में हम चेक देते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हम सेम ही सब में आके लिखाते हैं, राइट। बट कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो उस मशीन के लिए स्पेसिफिक हो, उस मोडालिटी के लिए स्पेसिफिक हो ना, उनको सबसे ऊपर लिख के आना और बाकी सारी जो सब में चल जाती हैं वो तो नीचे लिख देना, ठीक है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर उस मोडालिटी के लिए स्पेसिफिक है उनको सबसे ऊपर लिख के लाना, ताकि जब टीचर की नजर पड़ेगी और वो चेक करोगे तो वही देख के आपको सारे मार्क्स दे देंगे। सो इस चीज को जरूर फॉलो करना। नेक्स्ट कम्स दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट इज यूवीआर लैम्प। एक तो यूवीआर है और दूसरा है आईआरआर, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। सो यूजुअली क्या होता है ना, इन दोनों में से कोई एक ही बड़ा क्वेश्चन आता है और दूसरा जो होगा वो 4 या 5 नंबर में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। यूजुअली क्या होता है, जो आईआरआर होता है दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, उसके अंदर आपके मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जनरेटर क्या होते हैं, इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है इंफ्रारेड की, ये बताओ। या फिर जो एग्जामिनर है वो ये पूछ लेगा कि इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता दो। आईआरआर में इतना ही आता है, ज्यादा नहीं आता डिटेल में जा जाके। नेक्स्ट मोडालिटी इज यूवीआर। सो यूवीआर जो थेरेपी है उसका जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट लैम्प्स यूज करते हैं, जैसे मरकरी वेपर हो गया, क्रोमेयर लैम्प हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हो गए। सो ये सारी ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि मरकरी वेपर लैम्प से यूवीआर का प्रोडक्शन बताओ। सो आपको वहां पे मरकरी वेपर लैम्प जो है वो एक्सप्लेन करना रहता है, राइट। या फिर वो पूछ लेता है पुआ के बारे में, जो कि यूवीआर का ही एक पार्ट है। या फिर कई बार क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में यह आ जाता है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किसकी ज्यादा है, यूवीआर की ज्यादा है या आईआरआर की ज्यादा है। और यूवीआर में भी वो क्लासिफाई कर देता है A B C में, क्योंकि हमें पता है यूवीआर जो है वो 3 टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, है ना। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इंफ्रारेड भी 2 तरीके का होता है, नियर एंड फार इंफ्रारेड, इस तरीके से इसका डिवीजन होता है। सो इनमें से ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन करके पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किसका, सबसे कम किसका है। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ना यहीं से बनता है। बच्चे क्या करते हैं, सारी चीजें पढ़ लेते हैं, बट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं बुक के अंदर, ये नहीं था वो नहीं था। सो मैं आपको यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, पॉइंटर वाले, जो 1 या 2 नंबर में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाते। सो ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ इनको नोट डाउन कर लो सिलेबस के साथ में, और जब टॉपिक पढ़ो ना तो इनको अच्छे से पढ़ के और समझ के जाना। नेक्स्ट कम्स द थर्मोथेरेपी। सो थर्मोथेरेपी में से भी एक ना एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा। बहुत बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पे हमें हॉट और कोल्ड दोनों मोडालिटीज के बारे में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। बट जब भी आपके पास लिखा आता है कि आपको थर्मोथेरेपी के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन देना है या शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप जितनी भी गर्म मोडालिटीज हैं, हॉट मोडालिटीज हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे लिखते हो। जैसे कि पैराफिन वैक्स बात हो गया, वर्लपूल थेरेपी हो गई, ये सारी चीजें, हाइड्रोकोलेटरल पैक्स हो गए, इन सारी चीजों के बारे में आप लिखते हो। सो अगर वो आपसे डायरेक्ट पूछता है इन सब के बारे में कि पैराफिन वैक्स क्या है, वर्लपूल क्या है, ये सब क्या है, तो आप डायरेक्ट पॉइंटर्स में लिख सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा बातें पूछी जाती है पैराफिन वैक्स की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका रेशो पूछा जाता है कि ऑयल का और वैक्स का क्या रेशो रहता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको एग्जाम में भी अंडरलाइन करके लिख के आना है, ठीक है। अगर पैराफिन के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर थर्मोथेरेपी में से बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सारी मोडालिटीज लिखनी होंगी एक एक करके, उनका ब्रीफली आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। बट अगर 4-5 नंबर में आ रहा है ना ये वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपने पैराफिन वैक्स लिख दिया, उसमें जो मेन पॉइंट्स है कि इसमें रेशो इतना रहता है, इसका टेम्परेचर रेंज जो है वो इतना रहता है, इसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन एक ग्लव वाला होता है, जो भी इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन है वो सारा आपको वहाँ पे लिखने हैं पॉइंटर्स के अंदर। पॉइंट्स में लिख के आना और फ्लो चार्ट्स में लिख के आना, पैराग्राफ में कहानी मत बना के आना एग्जाम के अंदर, ठीक है। दूसरा हो गया आपके हाइड्रोकोलेटरल पैक। सो हाइड्रोकोलेटरल या फिर जो हॉट पैक जिन्हें हम कहते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना रहता है, वो जो हॉट पैक होता है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, वो एक पर्टिकुलर शेप का क्यों होता है, उसमें ऐसे बीच में ऐसे ब्लॉक्स, मतलब ऐसे गड्ढे होते हैं, फिर वो ऊपर को होता है, तो वो ऐसा क्यों होता है, ताकि एरिया इंक्रीज हो जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, हीट रिटेन रहे। सो ये सारे जो पॉइंटर्स है ना ये आपको पता होने चाहिए, और आपको यही एज इट इज अपने नोट्स में लिखने हैं जब आप पढ़ने बैठो इस टॉपिक को, और वही एज इट इज आपको अपने एग्जाम में जाके लिख के आने हैं, ठीक है। सो इन चीजों का ध्यान रखना जब अपने नोट्स बनाओ, इस टॉपिक के बारे में पढ़ो, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स दी क्रायोथेरेपी। सो क्रायोथेरेपी किसके लिए होता है, जब हम कोल्ड मोडालिटीज देते हैं पेशेंट को, जैसे हम आइस पैक दे रहे हैं, वेपर कूलेंट स्प्रे दे रहे हैं। सो ये सारी चीजें क्या होती है हमारी क्रायोथेरेपी में आती है, यानी कि जब हम बर्फ या फिर कोई ठंडी चीज का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। सो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है, तो आपसे टेम्परेचर पूछ लेगा सारी चीजों का कि कितने टेम्परेचर पे हमको क्रायोथेरेपी देनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो आता है आपका लुईस हंटिंग कर्व का या लुईस हंटिंग रिएक्शन का, ठीक है। सो वो आपको क्लेटन में भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा, वो वाला कर्व या ग्राफ। सो आप वहां पे जाके पढ़ लेना उसको, ये जरूर, मतलब जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, देखो पढ़ना तो आपको सारा ही है,
मुझे नहीं पता कि आपका एग्जाम कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, बट यहाँ पे क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना वो बहुत सॉर्टेड है, हमें पता है कि इतने में से ही जो हमारा सिलेबस है या जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आएगा। सो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ कि ये वाले पॉइंट्स भैया तुम्हें पढ़ के जाने हैं, इनको नहीं छोड़ना। और मैं तुम्हें टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स बता रही हूँ यहाँ पे कि हाँ पैराफिन है तो उसके अंदर ये जरूर पढ़ना, ये चीजें मत छोड़ना। जितना पढ़ोगे वैसे तो उतना ही बढ़िया है, बट ये पॉइंट जो है जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट टॉपिक इज दी ट्रैक्शन। सो ट्रैक्शन में से वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और बड़े नंबर में ही आता है, 10 से 20 नंबर के बीच में आपका ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन है वो आता है। इसमें हम जो मशीन का ट्रैक्शन है, सर्वाइकल एंड लंबर ट्रैक्शन, उसके बारे में बताते हैं। और यहाँ पे जो ज्यादा जरूरी बात है ये है कि आप उसमें बॉडी वेट का परसेंटेज जरूर से पढ़ के जाना कि सर्वाइकल में हम कितना परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट यूज करते हैं, लंबर में हम कितना परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट यूज करते हैं। सो ये सारी बातें हमें ट्रैक्शन के अंदर ध्यान रखनी है। रही बात पोजिशनल ट्रैक्शन की, तो पोजिशनल ट्रैक्शन है वो इतना नहीं पूछा जाता है, ना ही वो एग्जाम में आता है। वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पिलोज से या डिफरेंट चीजों से, टावल्स वगैरह से हम उसको पोजिशनल ट्रैक्शन दे रहे हैं, बट थ्योरी में ये नहीं पूछा जाता। थ्योरी में आपसे जो मैकेनिकल ट्रैक्शन होता है उसमें भी जो परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट है एंड क्या इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, बस यही इंपॉर्टेंट रहता है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं पूछा जाता। लास्ट टॉपिक इज आइंटोफोरेसिस एंड फोनोफोरेसिस। सो आइंटोफोरेसिस में भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है, फोनोफोरेसिस में भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है, बट कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है आपका आइंटोफोरेसिस। तो इसका एक बार मैकेनिज्म देख लेना कि कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता। शॉर्ट नोट ही आएगा, ज्यादा 15-20 नंबर में ये वाला जो टॉपिक है आइंटोफोरेसिस का, ये नहीं आने वाला। सो ये तो मैंने सारी बात करी आपसे टॉपिक्स की कि हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी में ये सारे टॉपिक्स हैं और आपको इस तरीके से सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और इनके आंसर्स जो हैं वो अपने नोट्स में पहले से ही फ्रेम करके लिख लेने हैं। अब रही बात आती है जो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। देखो वैसे जो इलेक्ट्रोथेरेपी का जो पेपर रहता है ना वो बहुत डायरेक्ट और टू द पॉइंट आता है, ठीक है। जैसे आपका बायोमैकेनिक्स का हो गया या पीटी ऑर्थो, पीटी न्यूरो, ये थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, हमें दिमाग लगाना पड़ता है ना। बट जो इलेक्ट्रोथेरेपी का पेपर होता है वो बहुत टू द पॉइंट आता है। बट कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दे देता है, बट आपको लिखनी सेम चीज पड़ेगी वहां पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आप एक सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी को एक्सप्लेन करो, सो यहाँ पे सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी कौन सी होगी आपकी? आप हॉट पैक का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, आप पैराफिन का भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, बट आप अल्ट्रासाउंड का नहीं लिखोगे यहाँ पे, या फिर SWD का नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो तो डीप हीटिंग मोडालिटी हो जाती है। ऐसे अगर वो पूछता है डीप हीटिंग मोडालिटी समझा दो, तो आपके पास तो खुला चांस है, आपको SWD अच्छे से आता है आप वो लिख दो, आपको अल्ट्रासाउंड अच्छे से आता है आप वो लिख दो। सो ये आपके ऊपर बात हो जाती है। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे रखा है ना, तो यहाँ पे आप लॉस में चले जाते हो, है ना। सो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर किस तरीके से दे सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन दे देगा आपको, जैसे कि पेशेंट को रेडिएटिंग लो बैक पेन है, तो बताओ आप कौन सी बेस्ट मोडालिटी है जो आपके हिसाब से इसको यहाँ पे लगनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टेंस, क्योंकि रेडिएटिंग पेन में टेंस सबसे बढ़िया रहता है। सो अगर आप टेंस लिख के आ रहे हो ना और रेडिएटिंग पेन है पेशेंट को, सो मैं टिप दूंगी उसमें भी जो उसका सबसे बढ़िया मोड है ना, बर्स्ट है, कंटिन्यूअस है, कौन सा पल्स्ड है, वो भी लिख के आना कि इस पेशेंट के अंदर ये वाली जो मोडालिटी लगेगी ही, इसमें उसको ये वाला ट्रीटमेंट पैरामीटर हमें देना है। सो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाना। या फिर वैसे पूछ सकता है कि टेनिस एल्बो में या फिर कोई ट्रिगर पॉइंट है तो उसके ऊपर कौन सी मोडालिटी लगनी चाहिए, जो बेस्ट मोडालिटी रहेगी। सो इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको पता हो तो। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू स्टडी फॉर योर इलेक्ट्रोथेरेपी एग्जाम। पेपर बहुत आसान आता है, मुश्किल नहीं आता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही ये वीडियो बनाया है और इसीलिए आपको कह रही हूँ टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है। बहुत किसी की फूटी किस्मत हो तो बहुत अटरम शटरम क्वेश्चन आते हैं, वरना सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो अगर आप यही टॉपिक्स अपने अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हो तो आपके बहुत अच्छे इलेक्ट्रोथेरेपी में मार्क्स आ जाएंगे। और मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, एक बार देख के जरूर चले जाना। और जो इलेक्ट्रोथेरेपी है इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने नोट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेना, ताकि जब एग्जाम आए तो आप सीधा उन्हें पढ़ सको और फिर वही नोट्स आप एज इट इज वहाँ पे प्रेजेंट कर आओगे अपने एग्जाम के अंदर। सो वहाँ पे ना आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे अब कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में एक इमेज बैठा रखी है कि मुझे किस तरीके से अपना जो आंसर है वो प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।